नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका है परमाणु एवं अणु, और इसके साथ साथ आयन को भी पढ़ेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयन इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 1 इसका होगा, पार्ट 2 दो पार्ट में इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। परमाणु पढ़ते हैं क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, और जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको पता ही रहता है कि कैसा बेसिक रहता है हमारा, ठीक है ना। पूरा एनसीईआरटी कवर रहता है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो वो प्रथम 100 लोगों के लिए क्या है, जैसे कि आप ये पढ़ेंगे हमसे, तो ये आप क्यों लिखेंगे, ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा लिखने के लिए, तो आपको पूरा लिखित हस्तलिखित नोट्स ये पूरा आपको मिलेगा, ठीक है ना। ताकि आपको सिर्फ रिविज़न करना सिर्फ रहेगा। पढ़ लिए हमसे थ्योरी पूरा, उसके बाद सिर्फ आपको रिविज़न करना है, अलग से कुछ लिखने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है। सिर्फ साइंस ही थोड़ी पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान देना है। तो आपके पास अगर नोट्स रहेगा तो रिवीजन आसानी से कर सकते हैं, और क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे, क्योंकि मेरा जो नोट्स रहता है वो हैंड रिटन नोट्स रहता है, एनसीईआरटी पर आधारित, और प्रश्न एनसीईआरटी से ही आता है। कोई ज़रूरत नहीं किताब एनसीईआरटी आपको पढ़ने का, समझ गए ना। तो आप जो है नंबर दिया गया, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, और बहुत हमने सस्ता भी रखा ताकि सभी लोग इसको एफर्ट कर सकें, ठीक है ना। खैर चलिए, बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई आज का। परमाणु चैप्टर का नाम है, तो परमाणु से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग विचार रहा है। पहले तो इसके बारे में कोई एक तरह से कहिए तो प्रैक्टिकल के रूप में कुछ नहीं हुआ, ऐसे सिर्फ मौखिक रूप से कुछ लोग बोल देते थे। हालांकि वो गलत नहीं बोलते थे, बाद में चलकर वो सही भी हुआ। हमारे एक भारतीय साइंटिस्ट कह दीजिए आप, उस समय तो साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, दार्शनिक कहा जाता था, ठीक है ना, महर्षि कनाड। क्या नाम था उसका? महर्षि कनाड। इन्होंने कहा कि अगर कोई द्रव्य लेंगे, द्रव्य का मतलब क्या हो गया, हमने आपको पदार्थ चैप्टर पढ़ाया है ना। नहीं देखें तो कृपया करके पहले आप पदार्थ से ही देखें, तभी आपको केमिस्ट्री समझ आने वाला है। डायरेक्ट इस चैप्टर पर आ जाइएगा तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो द्रव्य का, चाहे द्रव्य बोलिए कि पदार्थ बोलिए, बात एक है। तो अगर द्रव्य को विभाजित करते जाए, ये कौन बोल रहा है? महर्षि कनाड बोल रहा है। अगर द्रव्य यानी कि द्रव्य को विभाजित का मतलब क्या हो? तोड़ना, काटना, विभाजित करना। द्रव्य को विभाजित करते जाएँ तो वो क्या होंगे? छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे। छोटे छोटे क्या होंगे? कणों में टूट जाएंगे। भाई किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे कण में टूटेंगे ही टूटेंगे, तो छोटे छोटे कण में प्राप्त हो जाएंगे। अंत में एक समय ऐसा तो आएगा ना कि जिस चीज़ को हम विभाजित कर रहे हैं, अब वो और विभाजित नहीं हो सकता। मान के लीजिए हम कलम ही ले लिए, ये कलम ले लिए, ठीक है ना। तो इसको आप विभाजित कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं छोटा छोटा टुकड़ों में। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि ये अब टूटेगा ही नहीं, इतना छोटा हो जाएगा ये कि अब आप उसको तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो वो जो छोटा सा कण होगा ना, सूक्ष्मतम जो कण होगा, वो क्या है? परमाणु है। ये बात किसने कही थी? ये आपके महर्षि कनाड ने कही थी, समझ गए ना। और एक भारतीय वैज्ञानिक आए, दार्शनिक आए, पाकुदी कात्याम। इन्होंने भी सेम यही कुछ कहा, ज़्यादा कुछ इन्होंने नहीं कहा, बस इन्होंने इतना कहा कि जो सूक्ष्मतम कण है ना, जो अविभाज्य कण है, वो संयुक्त रूप में रहते हैं, मतलब अकेले वो नहीं रहते हैं, संयुक्त रूप में रहते हैं, है ना। ये कहा था पाकुदी कात्याम ने, ठीक है ना। और भी जैसे ग्रीक दार्शनिक आए, ग्रीक देश के जो दार्शनिक आए, डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितना भी नाम मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी से बाहर वो जल्दी नहीं पूछता है रेलवे, ठीक है ना। तो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी अपना विचार दिया। और पता है, ज़्यादा कुछ इन्होंने नहीं बोला, जो महर्षि कनाड ने बोला था ना, वही सेम इसने भी बोला। कोई ज़्यादा अलग से इन्होंने कुछ थ्योरी नहीं दिया, ठीक है ना। तो वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस भी ने यही कहा जो भारतीय दार्शनिक ने कहा था, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दें, ये जो एटम शब्द है ना, एटम मतलब परमाणु हुआ, ये आपका एटोमोस से आया हुआ है। जो एटम मतलब परमाणु होता है, ये एटोमोस शब्द से आया है। और जो ये एटोमोस शब्द है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है अविभाज्य। एटोमोस शब्द का मतलब क्या होता है? अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब आप उसको अब विभाजित नहीं कर सकते हैं और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। यही तो, यानी कि अनडिविजिबल। क्या? अनडिविजिबल, अविभाज्य। परमाणु के बारे में इन्होंने, यानी कि एटोमोस शब्द से ये आपका ये एटम की उत्पत्ति हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि एटम जो परमाणु शब्द है, इनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो एटोमोस शब्द है ना, किससे? एटोमोस शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। और ये डेमोक्रेटिस ने बताया था। किसने बताया था? डेमोक्रेटिस ने। तो आपको ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एटोमोस शब्द आपका डेमोक्रेटिस ने बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए, इतना तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं।
एंटोनी लेवोजियर। अब आते हैं, अब देखिए परमाणु को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, जो हमारे केमिस्ट थे, जो रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने क्या दिया, रासायनिक संयोजन का नियम दिया। अब रासायनिक संयोजन का नियम जो है ये लगभग 2 लोगों ने दिया था। एक हमारे लेवोजियर साहब, जो कि केमिस्ट्री के फादर भी कहे जाते हैं, है ना। इसका हिंदी में बहुत ही बेकार नाम है, लीजिएगा तो बहुत आपको बेकार लगेगा, लवातिये क्या करके ऐसे कुछ नाम है। हिंदी तो मैं इसका याद ही नहीं रखता हूँ, आप इसको लेवोजियर ही याद रखिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। लसातिये क्या इसको कुछ ऐसे बोला जाता है, लेवोजियर आप याद रखिए, ठीक है ना। फुल नाम आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों इतना फालतू काम कीजिएगा। इसका पूरा नाम क्या है, एंटोनी एल लेवोजियर, लेकिन सिर्फ आपको लेवोजियर याद रखना है, ठीक है ना। लेवोजियर और प्राउस्ट ने मिलकर क्या दिया, रासायनिक संयोजन का नियम दिया। हालांकि हमने यहाँ सिर्फ लेवोजियर का ही नाम लिखा है, प्राउस्ट का नाम नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चंस जो हमने देखा कि उसमें लिखा रहता है कि रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया, तो लेवोजियर ही आंसर रहता है। लेकिन NCERT में ये बातें लिखी गई है कि दोनों ने मिलकर दिया है। समझ पा रहे हैं क्या बात को, आइए समझते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम में पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहा था ये समझते हैं अच्छे से। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये चीज़ें आपको, जब मैं आपको हालांकि रासायनिक अभिक्रिया नामक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, लेकिन अभी आपको वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई सीक्वेंस में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर ख़त्म नहीं किए, 5वां चैप्टर पर घुस गए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे आपका आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। समझ गए ना बात को। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। जिस तरह यौगिक का निर्माण होता है ना, उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। समझ गए। यौगिक में क्या होता है कि 2 तत्व क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो यौगिक होता है। तो सेम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को भी समझ लीजिए, क्योंकि मैंने तो यौगिक आपको पहले ही पढ़ा दिया है। कि नहीं पढ़ा दिया, जो शुरू से जुड़े हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। चलिए एक समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन होगा उसमें द्रव्यमान ना ही एक्स्ट्रा कुछ बनेगा ना ही हमारा कुछ विनाश होगा। ये कह रहा है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और कोई भी रिएक्शन, सब रिएक्शन जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। समझ गए ना बात को। रिएक्शन वाला चीज़ आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीर के बाएं साइड है और तीर के दाएं साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेने से क्या बना है, तो बोलेगा जल बना है। ये तो सिंपल बात है, सबको पता है। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन हम 10 लिए थे और ऑक्सीजन कितना लिए थे, 5 ग्राम लिए थे। तो टोटल कितना हो गया, 15 ग्राम हो गया। समझ गए ना बात को। हाइड्रोजन 10 ग्राम लिए थे और ऑक्सीजन 5 ग्राम लिए थे, तो कितना हो गया, 15 ग्राम हो गया। ये तीर के बाएं साइड है। रिएक्शन होने से पहले, जब रिएक्शन होकर क्या बना हमारा, रिएक्शन होकर बना है जल, तो इधर भी आपका कितना बनेगा, 15 ग्राम ही टोटल बनेगा। यानी कि इस साइड का द्रव्यमान और इस साइड का द्रव्यमान दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। समझ गए ना बात को, उम्मीद है कि समझ गए होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे मैं आप एक और बताता हूँ, हमने क्या लिया साथियों, हमने दूध लिया, दूध लिया, ठीक है ना। 1 लीटर दूध लिए हैं, क्या लिया, 1 लीटर दूध लिए हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर दूध लिए है ना, इसमें चलिए हम गिरा देते हैं, चलिए 1 लीटर में तो आधा केजी ज़्यादा हो जाएगा, हमें लगता है। चलिए इसमें 100 ग्राम गिराते हैं। क्या गिराते हैं, 100 ग्राम दही गिरा देते हैं, दही को जमाने के लिए, ठीक है ना। दूध 1 लीटर लिए, इसमें 100 ग्राम दही मिला दिए जमाने के लिए। तो टोटल बताइए द्रव्यमान कितना हो गया। 1 लीटर को अगर मिलीलीटर में लिखें, सॉरी यहाँ पर हमें 100 ml डालना था ना, ml डालना था, ठीक है ना। ग्राम को ml कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 लीटर दूध हो गया और 100 ml क्या डाल दिए, दही डाल दिए। तो टोटल कितना हो गया, तो बोलेगा 1100 ml। क्या हो गया, 1100 ml हमारा ये इधर टोटल द्रव्यमान हो गया। जब आपको पता है कि दूध में दही डालने से क्या बनेगा, दही बनेगा, तो वो दही बनेगा ना, वो भी 1100 ml का ही बनेगा। तो आपने क्या समझा कि दूध में हम 1 लीटर दूध लिए थे, उसमें 100 ml हम दही डाल दिए, उसके बाद दही बन गया हमारा, 3 से 4 दिन के बाद दही बन गया। तो दही को जब वजन किया गया तो हमारा इतना ही होगा, 1100 ml। ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी कि द्रव्यमान ना तो एक्स्ट्रा बनेगा ना ही उसका कुछ विनाश होगा। समझ गए ना बात को, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और ये नियम आपका किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। अगर पूछ ले किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। और देखिए हमने यहाँ पर जो है इसको लिखा भी है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर ये चूँकि संतुलित है
तो यहाँ पर संतुलित वाला हमने यहाँ पर द्रव्यमान लिखा है। इस तरफ देखिए तीर के बाएं साइड 36 ग्राम और तीर के दाएं साइड भी 36 ग्राम द्रव्यमान है। ये हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान को पूरा ये कैलकुलेट करके लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम जो आता है रासायनिक संयोजन के नियम का, वो है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। एक बात ध्यान रखिए, इस स्थिर अनुपात के नियम का एक और नाम है, इसको हम निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। निश्चित बात एक ही है, स्थिर बोल दीजिए, नियत बोल दीजिए, निश्चित बोल दीजिए, ये सब वर्ड एक ही है, समझ गए ना। चलिए क्या कहता है ये नियम, देखते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखें, प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने इस नियम को दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। क्या बोल रहा है इनको समझते हैं। प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक, जो भी यौगिक आपका है, किसी भी यौगिक में तत्व, अब यौगिक है तो भाई उसमें तत्व ही मौजूद रहेगा। किसी भी यौगिक में जो तत्व रहेगा ना, सदैव हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में मौजूद होते हैं, चाहे वह यौगिक कहीं से भी बनाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? नहीं समझ पा रहे होंगे, एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक कंपाउंड ले लिया, मतलब यौगिक ले लिया NH3, तो हमें ये बताइए NH3 में कौन सा तत्व मौजूद है, क्योंकि बात ये कर रहा है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव। अब मेरे भाई बताइए कि NH3 में कौन कौन से तत्व है, तो बोलेगा एक नाइट्रोजन तत्व है और एक हाइड्रोजन तत्व है, ये ही दो तत्व दिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रेशियो देखिए कितना है, अनुपात कितना है, द्रव्यमानों का अनुपात। तो बोलेगा नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है। ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, किसका कितना द्रव्यमान होता है, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। अब चूँकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना, तो 1 गुना 3 हो गया, यानी कि अमोनिया, NH3 को अमोनिया कहते हैं। इस NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। अमोनिया में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, तो बोलेंगे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो किस रेशियो में जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं आपके 14:3 में। कौन? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। अब अमोनिया आप कहीं से भी बना लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में अमोनिया जाके देखें, इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, कहीं से भी देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक फिक्स रेशियो रहेगा 14:3 का। यही आपका निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम है। समझ गए ना, उम्मीद है समझ गए। वही एक एग्जांपल और लिए, H2O लिए हैं। H2O में भी आप देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो हाइड्रोजन चूँकि परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, अब 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 यानी 2 हो गया, 2 हो गया ना। 2 अनुपात, ऑक्सीजन 1 है तो 1 का 16 होता है, जब कटाएंगे 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी कि 1:8। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। किस में? जल में, चाहे वो तालाब का जल लीजिए, नदी का लीजिए, गंगा का लीजिए, कहीं का भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेशियो फिक्स रहेगा। यही मेरे भाई निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चूँकि इन्हीं के बेस पर, रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर ही डाल्टन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। तो समझते हैं इनके बारे में। कई बार पूछा जाता है कि डाल्टन के परमाणु का जो खोज है वो किसने किया, तो उसमें आपका डाल्टन ही आंसर देना होता है। हालांकि कहीं कहीं डेमोक्रेटिस आंसर दिखता है, कहीं कहीं डाल्टन दिखता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन वास्तव में डाल्टन ने ही सही से इनका क्या कहते हैं, इनको अच्छे से बताया है, ठीक है ना। बाकी तो उस समय डेमोक्रेट क्या बोलते हैं, अपना जो भारतीय दार्शनिक थे पाकोदी कात्यायन, महर्षि कनाड, ये सब तो उतना नहीं बता पाए, सिर्फ हुआ सही ही, लेकिन वो क्या है ना, पब्लिश इन लोग का उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था ना उस समय, इसीलिए। और डाल्टन सब अंग्रेज थे, तो इन लोग का क्या था, इनको पास टेक्नोलॉजी सब था, अपने सबसे पहले था, तो इन लोग का पब्लिश हो गया, समझ गए ना। खैर इन्होंने बताया भी अच्छा है परमाणु के बारे में। कुछ कमियां भी रही डाल्टन की जो इन्होंने बताया, तो कमियां को तो सब में रहती है कमियां, है ना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है, इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इंग्लिश में बोलेगा किस पर आधारित है, तो ये आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर। समझ गए बात को। अब क्या क्या कहता है उनको देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य मतलब पदार्थ, देखिए एक होता है मेरे भाई द्रव, ये अलग चीज़ है, और एक होता है द्रव्य, इस द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। तो
इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, वो किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। कहने का मतलब इसका ये है कि जो ये सिद्धांत दिया है डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत, इस सिद्धांत में बोला है कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे यौगिक हो, मिश्रण हो, तत्व हो, वो किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। और उस सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। सभी द्रव्य पदार्थ, दूसरा नंबर देखते हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। ये तो वही बात हो गई। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ये तो मैंने बोल ही दिया है, ये तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि उसी के आधारित पर ही दिया गया है ये नियम, तो क्यों नहीं करेगा पालन? बिल्कुल करेगा। ठीक है ना, तो वही बोला गया यहाँ पर। तो ये सब कोई ज़्यादा समझाने का लायक इसमें है नहीं, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत इजी बात इन्होंने कही है। ठीक है ना, तो परमाणु क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ये पहले ही बोल दिए हैं, क्या बोलते हैं, महर्षि कर्नाड ने ही बोला था, पाकुदी कात्याम ने इसके बारे में थोड़ा कुछ और बोला है ना, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये भी इन्होंने बोला कि परमाणु क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे H2 + O2 बना, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? ये 2H2O बनेगा। ठीक है ना, अब ये 2H2O कैसे बनता है, इसी चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन हो जाता है, कैसे क्या बन जाता है, इसी चैप्टर में सीखेंगे, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए H2 और O2 के अलावा कुछ और बना है क्या इधर? ऐसा तो नहीं है कि हम हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए और बन गया उधर क्लोरीन का कुछ यौगिक, ऐसा तो नहीं हुआ है। हम लिए हैं हाइड्रोजन और यौगिक, तो उसी से रिलेटेड यौगिक भी बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को ना, वही ये कह रहा है। चलिए, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब ये क्या कह रहा है समझते हैं। दिए गए तत्व, मान लीजिए कि हमारे पास एक लोहा ले लिया गया। लोहा क्या है? तो बोलिएगा तत्व है। लोहा क्या है? तत्व है। तो अब लोहा तत्व है, लेकिन तत्व में क्या होते हैं? बहुत सारे परमाणु होते हैं। तत्व में क्या होते हैं? बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो लोहा के जितने भी परमाणु होंगे ना मेरे भाई, लोहा के जितने भी परमाणु होंगे, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म एक समान होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? ये होना भी चाहिए, क्योंकि लोहा का तत्व किससे बना है? लोहा के परमाणुओं से बना है। तो सिंपल सी बात है, उसके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? एक समान होंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए भिन्न भिन्न तत्वों, अब अलग अलग तत्व ले लेंगे। अब मान लीजिए हम लोहा ले लिए और दूसरा हम एल्युमिनियम ले लिए। लोहा एक तत्व ले लिया और दूसरा एल्युमिनियम एक तत्व ले लिया। अब चूंकि तत्व में बहुत सारे परमाणु होंगे, समझ पा रहे हैं ना, तो लोहा के तत्व का, लोहा के जो परमाणु होंगे और एल्युमिनियम के जो परमाणु होंगे, इसका क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। वही कह रहा है ना, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग होंगे। अब लोहा का जो परमाणु का द्रव्यमान होगा, उतना परमाणु का द्रव्यमान एल्युमिनियम का नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग तत्व है ना। हालांकि लोहा के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी का द्रव्यमान एक ही होगा, रासायनिक गुणधर्म एक ही होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एल्युमिनियम से मैच नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब है मेरा कि उससे वो अलग तत्व हो गया, उससे आपका गुणधर्म मैच इसका नहीं करेगा। हालांकि रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो मैच करेगा, क्योंकि लोहा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। लेकिन अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस करना है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे जब मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे, क्योंकि दोनों धातु हैं तो धातु का गुण मैच, इसमें धातु के चलते दोनों गुण मैच करेगा, रासायनिक गुण मैच करेगा। लेकिन अभी यहाँ बात दूसरा हो रहा है, उस चीज़ को लेकर आपको समझना है। समझ रहे हैं ना बात को? तो लोहा के परमाणु और एल्युमिनियम के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, रासायनिक गुणधर्म भी अलग होगा। वो ये कहना चाह रहा था। ठीक है ना, यानी अलग अलग परमाणु लीजिएगा तो उसका अलग अलग गुणधर्म होगा। ठीक है, चलिए वही ये कह रहा है। आगे देखते हैं। आगे आपका हो गया, यह हो गया, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। यानी कि ये वही बात हो गया जो कि क्या बोलते हैं, जैसे हमने H2O ले लिया। क्या ले लिया? H2O ले लिया। तो H2O में क्या हो गया? 2:1 हो गया ना। और H2O में 2:1 हो गया कि नहीं हो गया? NH3 में रेशियो क्या हो गया? 1:3 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सापेक्ष संख्या है। समझ गए ना, चाहे आप कोई से भी ले लीजिए। ये तरह से जो स्थिर अनुपात का नियम है उसी के आधार पर ये आपका कहा गया। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कहा गया था। और डाल्टन ने एक बात ये भी कहा था कि
जो परमाणु हमारा है इससे छोटा कुछ और हो ही नहीं सकता। ये बात किसने कही थी? डाल्टन ने। यानी कि परमाणु को और आगे विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात हालांकि गलत हो गई डाल्टन की, क्योंकि परमाणु से भी छोटा और भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आगे वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया। तो ये इसकी कमियां हो गई। भाई डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन इससे छोटा यानी कि परमाणु के अंदर और भी चीज़ें हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आगे चलकर वैज्ञानिकों ने खोजा। तो ये इसकी कमियां हो गई। समझ गए ना बात को? चलिए, और इसकी कमियां क्या हो गई? जैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने यहाँ पर बोला था, हालांकि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को एक बार हम और देखेंगे परमाणु संरचना में। परमाणु संरचना जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें भी देखेंगे, है ना। तो आधा इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में इसका जितना वेटेज है हम आपको बता रहे हैं, और उस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर उसमें बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। तो पहला तो गलत क्या हो गया कि परमाणु, इन्होंने बोला कि परमाणु छोटा कण है, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाद में गलत हो गया जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हो गया, है ना। और उन्होंने क्या बोला था, यहाँ देखिए, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये गलत क्यों हो गया इसका बात? ये इसलिए गलत हो गया जब समस्थानिक का खोज हो गया ना। अब देखिए, एक ही तत्व के जब समस्थानिक होंगे, जैसे कि हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन क्या? अब हाइड्रोजन तत्व है। अब हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे सभी का परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? एक ही होगा। डाल्टन ने कहा ये। लेकिन जब इसका समस्थानिक खोजा गया, अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ये जो नीचे हम लिखे हैं इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। जो नीचे लिखे हैं उसको परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु संख्या। समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु संख्या सेम ही रहेगा। ये आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी चिंता ना करें। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या सेम ही रहेगा तत्व का, लेकिन उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, तीनों हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, तीनों हाइड्रोजन ही है ना, लेकिन समस्थानिक अलग अलग है। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम बोल देंगे, ठीक है क्या? इसमें देखिए, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, परमाणु द्रव्यमान 2 है, परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो है हाइड्रोजन ही, सब हाइड्रोजन का ही परिवार है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जबकि डाल्टन क्या बोला था? एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? समान होंगे। तो ये बात गलत हो जाती है थोड़ा सा डाल्टन की। ये सब आगे चलकर गलत होती है, तुरंत गलत नहीं होता है। तुरंत गलत ये नहीं होता, आगे चल के बहुत ईस्वी के बाद जो ये सब गलत हुआ, ठीक है ना। तो ये कमियाँ थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के। चलिए, तो और कुछ देख लेते हैं पॉइंट यहाँ पर, फिर क्लास को स्टॉप करेंगे। सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। जैसे हमने बोला था कोशिका वाले चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी जीवों के शरीर है ना वो कोशिकाओं से बने होते हैं। उसी तरह जो पदार्थ है मेरे भाई, वो उनकी जो संरचनात्मक, आप समझ लीजिए यहाँ पर संरचनात्मक जो छोटी यूनिट है ना वो परमाणु ही है। समझ गए ना। और परमाणु की त्रिज्या को किस में मापेंगे? नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे चलकर नेक्स्ट क्लास में इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कर देना, कमेंट कर ही देना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।